आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है। पर हम आपको बताएंगे हम आपसे चाहते हैं। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए आप उसके खिलाफ जो इकदाम करें। मैं समझता हूँ कि कल का जो राना सनाउल्लाह का बयान है, उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, फरवरी का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा ही इवेंटफुल होगा, पर्टिकुलरली कराची के अवाम के लिए, चूँकि 26 और 27 फरवरी को दो लॉन्ग मार्च जो है वो रवाना होंगे। एक 26 को लॉन्ग मार्च रवाना होगा गोटकी से कराची के लिए, और एक 27 को लॉन्ग मार्च रवाना होगा कराची से। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होगा जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, और रास्ते में ज़ाहिर है कहीं इनका आमना सामना भी हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में जो सेनेट के अंदर हुआ अपोजिशन के साथ 2 रोज़ पहले, उसके बाद फिर अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सियालकोट में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत को हम शिकस्त देंगे, उनके खिलाफ हम जंग करेंगे। ज़ाहिर पार्लियामेंट के अंदर तो एक ही जंग हो सकती है, वो है नंबर्स की जंग, और नंबर्स की जंग जो है वो कौमी असम्बली के अंदर ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद पे हो सकती है। क्या सेनेट में शिकस्त खुर्दा होने के बाद अपोजिशन कोई अदम एतमाद ला सकेगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ? और ये जो ऐलान जंग की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो जो यहाँ पे बता रहे हैं जनाब के जो कि वो एक ऐलान जंग करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या हटा पाएंगे हुकूमत को, और जो बदएतमादी है अपोजिशन की जमातों के दरमियान वो कम हो पाएगी? दूसरी तरफ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक धमकी दी है अदलिया को। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स लाई गई हैं उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का फ़ैसला किसी अदालत ने दिया तो फिर वो अदालत का घेराव करेंगे। ऐसा क्यों है नाज़रीन? और ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हमने पिछले हफ्ते कुछ निशानदेही की थी, हमने बताया था कि ये चीज़ें जो होने जा रही हैं, रिफॉर्म्स जो हैं, कुछ पर्टिकुलरली नून लीग की क़यादत को हिट करके, ये टारगेट करके कुछ रिफॉर्म्स लाई गई हैं, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। क्या उनका मकसद नून लीग की क़यादत हो सकती है? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, अवाम को महंगाई कम करने का जो वज़ीर-ए-आज़म का दावा है उस पर एतबार या यकीन क्यों नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रही है सना बुचा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हैं, और हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले ज़रा आपको बताते हैं कि जो 2 मुख्तलिफ मार्चेज़ का ऐलान हुआ है आज, एक मार्च का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, ऐलान जंग किया गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो दूसरा तहरीक इंसाफ भी ऐलान करेगी। पहले आपको ज़रा बिलावल साहब का ऐलान सुनाते हैं कि वो कह रहे हैं कि आइड्स ऑफ मार्च का उन्होंने खान साहब को वार्निंग दे दी है। ज़रा सुन लें बिलावल साहब। हम ऐलान जंग कर चुके हैं, वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतबार इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। मैं वार्न कर रहा हूं कि इमरान, बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। इमरान खान, उनको वार्निंग दे दी गई है जनाब। और एक मार्च अब तहरीक इंसाफ ने भी अनाउंस कर दिया है, वो होगा कराची की तरफ घोटकी से। ज़रा ये ऐलान भी सुन लें। आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है, सारे सिंध के जिलों से होते हुए। अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ होंगे, पर हम आपको बताएंगे हम आपसे चाहते क्या हैं। किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मजीद चलने दिया जाए। कायरा साहब जो वार्न कर रहे हैं बिलावल साहब इमरान खान साहब को, बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, क्या वाकयातन गवर्नमेंट का इख्तिताम होने जा रहा है आपके लॉन्ग मार्च के नतीजे में? देखिए, ये तो सवाल ही अजीब है, इसलिए कि जो भी जमात तहरीक चलाती है, कोशिश करती है, तो वो एक पॉजिटिव नोट के ऊपर एक उम्मीद के सहारे चल रही होती है। ये कोई मजाक तो नहीं होता कि आप हजारों लाखों लोगों को लेकर चलें और आप जुलूस निकालें, जलसे करें। एक सीरियस है, बहुत सीरियस एफर्ट है। जहाँ तक ताल्लुक है कि आज उन्होंने कोई मार्च का ऐलान किया नहीं, ये तो बहुत ऐलान तो पहले से हुआ हुआ, बिल्कुल। वो उन्होंने ऐलान जंग की बात की पार्लियामेंट के अंदर भी। ऐलान जंग तो ऑलरेडी है जी, ये तो एक बयानिया होता है ना, तरीका होता है गुफ्तगू करने का। बाद का सियासी तकरीर में इस तरह बेमतलब गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हमारा ये जो इस पे इशू पे तो बिल्कुल है कि हम
फौरी तौर पे इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं हम आईनी और जमहूरी तरीके से हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई गैर आईनी, कोई गैर जमहूरी, कोई गैर सियासी रास्ता। लेकिन हमारी दानिश में देखिए ना, आपकी राय हो सकती है मुख्तलिफ हो, कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ हो, हमारी दानिश में इस हुकूमत ने पाकिस्तान को बहुत गहरे मसाइल का शिकार कर दिया है। अवाम अपनी जगह मुश्किलात और मसाइल का शिकार है, रियासत अपनी जगह मसाइल का घनौने मसाइल का शिकार हो गई है, और इसका फौरी तौर पे चला जाना पाकिस्तान के मफाद में है। ये हमारा नैरेटिव है, इसके साथ लोग चलते हैं, क्या सूरत हाल होती है ये आप देख लीजिए। लेकिन कायरा साहब, एक बात बड़ा वाज़ेह है कि ये जो जंग की बात होती है ना, ये तो सियासी गुफ्तगू होती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। कायरा साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं कि आईनी तरीकेकार के तहत हुकूमत को घर भेजेंगे, वो तो जाहिर है कि यह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो सेनेट के अंदर जहां आपकी अक्सरियत है वहां तो हुकूमत बड़े आराम से बिल पास करवा लेती है, जहां आपकी अक्सरियत ही नहीं है वहां कैसे शिकस्त देंगे गवर्नमेंट को? वो तो 3 दिन से आपको चैलेंज दे रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे आए आप करें, हम देख लेंगे। इस तरह की जो गुफ्तगू होती है ना, एक दूसरे को चैलेंज वैलेंज चलते रहते हैं। एक बात ध्यान, काफी दिनों से सेनेट का इजलास चल रहा था और गवर्नमेंट इसी कोशिश में थी कि नॉर्मली होता है ना कि इजलास में किसी वक्त मेंबर्स की तादाद कम होती है, आपने सेनेट भी देखी, कौमी असम्बली भी देखी, अपोजिशन के मेंबर भरपूर तादाद में मौजूद रहे। लेकिन इस एक खास दिन में रात को 11:30 बजे बताया गया है, मैं तो क्योंकि मेंबर हूँ नहीं, जो मैंने सुना है कि रात को 11:30 बजे फाइनल एजेंडा गवर्नमेंट ने दिया और वो रईस था, उस पर यकीनन हमारे मेंबरान को पहुंचना चाहिए था, अपोजिशन के सारे मेंबर्स को। लेकिन जो सूरत हाल हुई वो अफसोसनाक है, तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन की सफों में कोई दरार आ गई है। अगर कुछ मेंबर वहां पे नहीं पहुंचे या टाइम भी नहीं पहुंच सके, तो ये एक अफसोसनाक और तकलीफ दे सूरत हाल थी। बिल्कुल उनको पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो कहा ना कि मेरी दानिश में, मेरी जमात की दानिश में, हम जो लोग हैं अपोजिशन के, हमारी दानिश में ये हुकूमत इस मुल्क के लिए एक मसला है, लिहाजा ये मसाइल का हल नहीं। लेकिन कायरा साहब मसाइल का हल क्या ये भी है कि 1 मार्च आप लोग कर रहे होंगे वहां से इस्लामाबाद की तरफ, 1 मार्च घोटकी से कराची की तरफ हो रहा होगा, ये अवाम को किस एजान में मुब्तला कर रही है हमारी सियासी क़यादत? मेरा ख्याल है कि इस सवाल को थोड़ा सा इस तनाजुर में देखने की जरूरत है कि अगर अपोजिशन की जमातों ने आज से कोई 15-20 दिन पहले ये ऐलान किया कि हम 27 फरवरी को और 23 मार्च को रैली शुरू करेंगे और 27 मार्च को हमने ऐलान किया कि हम कराची से चलेंगे, उसके बाद अगर कोई जमात, अगर वफाकी हुकूमत और उसकी जमात सिंध के अंदर सामने आके कोई टकराव की कैफियत पैदा करना चाहती है, तो फिर उनसे सवाल करें कि वो इस खास डेट पे ये हैजान की कैफियत क्यों पैदा करना चाहते हैं। मैंने तो उनके मुकाबले की बात नहीं की, मैं तो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जुलूस निकालना, जलसा करना उनका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जरा पूछ लेते हैं, तरफ लेके जा, ये पूछ लेते हैं जरा सेनेटर औदबाज साहब से। सेनेटर औदबाज साहब, ये क्या माजरा है, क्यों उसी डेट से 1 दिन पहले आपकी तरफ से ऐलान किया गया है घोटकी से कराची की तरफ लॉन्ग मार्च का, और ये पीपल्स पार्टी का तो पहले से अनाउंस था? तो कायरा साहब ये जानना चाह रहे हैं, मेरा भी ये सवाल है, कोई तसादम की तरफ आप माहौल को लेकर जानना चाह रहे हैं, और मकसद क्या आपके इस मार्च का? आप भी वो तो आपको यहाँ गिराने आ रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को सेंटर में, आप किस लिए मार्च कर रहे हैं? समर साहब, गिरा कोई किसी को नहीं सकता। अगर गिराना होता और अगर इनके लोगों की ताकत में होता अपोजिशन में, तो कब का गिरा चुके होते। और इसका भरपूर मुजाहरा जो अपोजिशन ने किया वो 3 दिन पहले शायद आपको भी नजर आ गया। तो ना ही तो किसी आउटडोर एक्टिविटी से और ना ही इंडोर पॉलिटिक्स से अपोजिशन, कम से कम गवर्नमेंट हमें नहीं गिरा सकती। और जहां तक उन्होंने बार बार ये कहा, कायरा साहब ने भी कहा और बाकी तमाम दोस्त भी कहते रह गए कि जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने दे, पूरी दुनिया को पता था। द न्यूज में और डॉन में आर्टिकल लिखे गए थे कि जुमे वाले दिन गवर्नमेंट स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस पेश करेगी, और ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं था। ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स को पता था, उनके तमाम ग्रुप्स में तमाम सेनेटर्स को पता था। जिन सेनेटर्स ने थर्सडे नाइट को मेरे साथ टॉक शोज किए, उन्होंने बकायदा मुझसे पूछा कि यार मेहरबानी करो, जुमे वाले दिन जो तुमने करना है कर लो, ताकि हम लोग अपने अपने वतनों को वापस जाएं। इतने वेल इन्फॉर्म सेनेटर थे। अगर नहीं पता था तो सिर्फ एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पता नहीं था। सो कम से कम पीपल्स पार्टी इस बर्डन से अभी अपने आप को आजाद शायद
इतने आसान तरीके से नहीं कर पाएगी कि वो इतनी सीरियस है गवर्नमेंट को गिराने के बारे में या हमें टफ टाइम देने के हवाले से। पॉलिटिकल स्कोरिंग चलती रहती है। पीपल्स पार्टी का एक पुराना दरीना एक नैरेटिव है, वो पॉलिटिकल स्कोरिंग करती है, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करती है। जिस तरीके से नून लीग एग्रेशन और एक दूसरा माइंडसेट के साथ है, मॉब मेंटालिटी के साथ है, पीपल्स पार्टी का वो माइंडसेट नहीं है, तो वो अपने तरीके से आ रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि जी हम ढारकी से कराची की तरफ, देखिए बात सुने, इशू ये है कि अली जैदी साहब वहां के सदर हैं। अब जिन इश्यूज की वजह से पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो इस्लामाबाद में आके धरना देगी, यहाँ पे एहतजाज करेगी और पावर कराएगी, वही धरना एहतजाज हमारा सिंध में भी तो बनता है। अगर महंगाई का एलिमेंट इतना ज्यादा पीटा जाता है तो सिंध में जो महंगाई है वो इमरान खान साहब या फेडरल गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं है। आटा अगर वहां महंगा है तो हमारा इशू तो नहीं हो सकता ना। वहां पे अगर चीनी का इशू है तो वो यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का इशू नहीं है। सो जिन मुहर्रिकात की वजह से पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद आ रही है, वही मुहर्रिकात तहरीक इंसाफ को कराची में सिंध में मिलते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि टकराव कहीं नहीं होगा। जहां कहीं पे क्रॉसिंग आएगी हम बाईपास ले लेंगे, ये लोग शहर के अंदर से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। लेकिन अगर इनका दो राइवल्स एक दूसरे के खिलाफ निकले हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, तो ये तो वर्कर हैं बड़े चार्ज होंगे। ये मार्चेस के अंदर इस तरह के इवेंट्स पे वर्कर बड़ा चार्ज होता है। आई थिंक पॉलिटिकली बहुत वाइज जमाते हैं दोनों। पीपल्स पार्टी भी अपना विजडम रखती है, पॉलिटिकल उनका माइंडसेट है, हम भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ऐसा कहीं नहीं होने लगा। लेकिन यकीनन अगर वो बात वही है कि जिन इश्यूज को वो उठाना चाह रहे हैं वो इश्यूज पर उठाना फिर हमारा भी हक है। तो इसलिए अली जैदी साहब ने कह दिया, हैविंग सेड दैट, कहीं भी किसी किस्म का कोई टकराव या कोई ऐसी टेंशन रेज नहीं होगी। हम अपना बयानिया पेश करेंगे वहां सामने, लेट देम हैव देयर ओन गो एज वेल। ठीक है। सना बुच्चा साहिबा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं फरवरी में एक मार्च हो रहा होगा घोटकी से कराची की तरफ और एक मार्च हो रहा होगा कराची से इस्लामाबाद की तरफ, अवाम किसकी तरफ जाएंगे? अवाम को तो बड़े हिजान में मुब्तला नहीं कर दिया हमारी क़यादत ने कि मार्च पे मार्च हो रहा है और अवाम के इश्यूज़ वहीं के वहीं पड़े, बल्कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, इस मार्च से दूर एक कमरे में कहीं पे एक पेज है जिसका स्टेटस हो गया है कि अब इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और कॉम्प्लिकेटेड में होता ये है कि किसी को नहीं पता होता कि वो हाथ या वो बैसाखियाँ किसको सहारा देने के लिए कब आगे बढ़ेंगी। तो अब इट्स कॉम्प्लिकेटेड के एरिया में जब रहते हैं आप, तो फिर आप आईनी तरीका वज़ा करते हैं, और ज़ाहिर आईनी तरीका यही होता है कि आप अदम एतमाद लाएँ। वो हमने देखा कि नहीं हुआ। देखिए, जितना टाइम गुजर गया है, जो 4.25 साल, वेर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट 4 years ऑफ द गवर्नमेंट, 3.5 से ज़्यादा, तो इसमें हुआ ये कि इन लोगों के दरमियान, जो अपोजिशन है, इन लोगों के दरमियान एक बड़ा क्लैश था कि क्या इनको अपनी मुद्दत पूरी करने दिया जाए, क्या इस अवाम को इनके नीचे दबने दिया जाए। तो उस वक्त तो इनको ये जीत का एहसास हो रहा था कि ठीक है जी, बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का, लोगों को समझ आ जाएगी कि तजुर्बे नहीं करने चाहिए। हुआ ये है कि उस तजुर्बे में अवाम बहुत सफ़र कर गए हैं। लेकिन अब देखिए, वही अवाम है जिन्होंने इनको भी वोट देना है। अगर वो पीटीआई को रद्द करते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे या नून लीग को वोट देंगे या JUIFA को, जिस तरह हमने KP के बल्दियाती इंतखाबात में देखा है। तो इस दौरान अभी हो ये रहा है कि somebody wants के स्पॉटलाइट मेरे ऊपर आ जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज डूइंग प्योर पॉलिटिक्स। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कायरा साहब की पॉलिटिक्स ऐसी होती है, इस तरह ही आप चैलेंज किया करते हैं। इसी तरह आइड्स ऑफ मार्च का जिक्र होता है। मैं सिर्फ ये एंड ऑफ फेब क्यों नहीं कहा उन्होंने, आइड्स ऑफ मार्च क्यों कहा? वो वजी सेइंग कि फौजर रहमान साहब की वो पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छी मार्च करेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये तो रोड पे जो निकलना है, ये सिर्फ आवाम के लिए एक साइड शो होता है कि देखिए हमें कितनी परवाह है आपकी। लेकिन आवाम को भी शऊर हासिल है, आवाम भी ये पूछने की हक बजानिब होगी कि आपने इतने अरसा लगा दिया हमारे खिलाफ। महंगाई तो कब से हो रही थी? ये कोई 3-6 महीने में तो बेड़ा गर्क नहीं हुआ ना। अगर महंगाई है और अगर सिंध में भी महंगाई है, जितना सेनेटर साहब कह रहे थे, तो सिंध में भी जो फूड प्राइसेस होती हैं उनको रेगुलराइज करना और उनकी रिपोर्ट लेना भी फेडरल का काम होता है, और ये होना चाहिए। और अगर सिंध में इस तरह की कोई चीज़ हो भी रही है तो फेडरल भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है टू पॉइंट इट आउट। तो दूसरी तरफ मैं सिर्फ ये इतना कहूँगी कि ये जो अली जैदी साहब है, ये ख्वाह ख्वाह का एक इशू बन गया है। ख्वाह में ये शायद शामूद कुरैशी साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं वो कह रही हूँ ना, दिस इज जस्ट अबाउट स्टीलिंग द लाइमलाइट के चारों हम भी बता दें जा रहे, हमारे भी सिंध में हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर तो खैर बुराई आई हुई है। सिंध में जो बल्दियाती जो तरमीमी बिल के बाद से देख रहे हैं, जो हर कोई सड़कों पर निकल आया है, आज पाक सरजमीन पार्टी भी निकल आई है, जमात इस्लामी अरसे से सड़कों पर है। तो ये सड़कें, ये एहतजाज, ये देखें सना बुच्चा साहब, ये एक सियासी हिकमत अमली तो हो सकती है ना कि देखें जो पीपल्स पार्टी की दुखती रग है वो सिंध हुकूमत, तो वो सिंध हुकूमत के खिलाफ जब एक मार्च निकलेगा तो जाहिर है वो प्रेशर में डालेगा। एक प्रेशर टैक्टिक है ये तहरीक इंसाफ का, क्योंकि उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है। बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक है। आई थिंक प्रेशर
देखिए प्रेशर जिस तरह से हुकूमत के ऊपर जाता है कि वो पार्लियामेंट के आगे पहुंच जाएंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं नहीं समझती कि नंबर्स जो होते हैं वो किसी चीज की निशानदेही करते हैं, क्योंकि किसी का रिजॉल्व बहुत बड़ा होता है, नंबर्स कम होते हैं। हमने बहुत दफा देखा है कि एक इंसान भी इनकलाब ला सकता है, लेकिन कहने का मकसद यही है वेयर इज द पीपल्स पार्टी गोइंग टू गेट द नंबर्स फ्रॉम? क्या इनके पास फजल रहमान वाले मदरसे के बच्चे हैं जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब बार बार कहते हैं कि नून लीग के पास तो हैं, पीडीएम के पास तो हैं, क्या इनके पास हैं? क्या इनके कोई मामला किसी और के साथ चल रहे हैं कि इनकी मार्च के अंदर शरीक हुआ जाए? आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेशर टैक्टिक्स तब बिल्ड होते हैं जब आपके नंबर्स बढ़ेंगे या आपकी सपोर्ट बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी कितना क्राउड इकट्ठा कर सकती है और किसको अपने साथ मिला सकती है विल बी द गेम चेंजर। ठीक कारी साहब, जरा ये जो सवाल उठाया है सना बुच्चा साहबा ने, इसका जवाब भी जरा दीजिएगा। और दूसरा, क्या वक्त नहीं आ गया पीपल्स पार्टी को अपना हाउस इन ऑर्डर करने के हवाले से? चूंकि रजा रब्बानी साहब भी कह रहे हैं, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर भी कह रहे हैं कि ये जो दिलावर खान ग्रुप हमने पाल रखा अपने साथ, उनको हमने अपोजिशन के कोटे से कमेटियां भी दे दी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हमने दे दी, एलोकेट करवा दी, लेकिन वो जब भी कोई इंपॉर्टेंट आती है कानून साजी, वो जाके गवर्नमेंट की तरफ वोट करते हैं। तो जिनकी वजह से जो बोन ऑफ कंटेंशन बना था आपके और पीडीएम के दरमियान, वही उसी पे आप कोई फैसला कर लें पहले जरा। जी कारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कारी साहब से दोबारा हम रब्ता करेंगे। ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है दिलावर खान ग्रुप जो है, सेनेटर दिलावर ग्रुप, उस पर मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, पीपल्स पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा। और इस पर चूँकि रजा रब्बानी साहब ने एक बड़ी सख्त लाइन ली है, उन्होंने पार्टी को ये बावर कराया है कि इस ग्रुप के बारे में पहले फैसला कर लें आप। इनको जो कमेटीज़ आपने एलोकेट की हैं पोजीशन के कोटे से, वो कमेटीज़ भी इनसे वापस लें, क्योंकि कमेटी जब मिलती है तो कुछ मराहत भी मिलती हैं, सरकारी गाड़ी, दफ्तर, बाकी मामला सारे, और फिर कमेटी के अंदर आप काफ़ी बाइख्तियार भी हो जाते हैं। जी कारी साहब, तहरीक चलाने से पहले क्या पीपल्स पार्टी के लिए वक्त नहीं आ गया कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें और दिलावर खान ग्रुप के बारे से कोई फैसला करें जो बोन ऑफ कंटेंशन बना था आपके और पीडीएम के दरमियान? हेलो जी कारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी कारी साहब, एक तो सना बुच्चा साहब ने सवाल उठाया था कि ज़रा लॉन्ग मार्च करेंगे तो लॉन्ग मार्च में फिर बंदे भी आपको उसी मैग्नीट्यूड के चाहिए होते हैं। मौलाना फजल रहमान तो मदरसों के बच्चे, बाकी वो कुछ ना कुछ ले ही आएंगे। आप इतनी बड़ी स्ट्रेंथ कहाँ से लेके आएंगे कि आके गवर्नमेंट को आप घुटने टेकने पे मजबूर करें इस्लामाबाद में? दूसरा, पीपल्स पार्टी के लिए इस लॉन्ग मार्च से पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये जो दिलावर खान ग्रुप पे मुस्तफा नवाज खोखर भी सवाल उठा चुके हैं, रजा रब्बानी साहब ने भी आज सख्त सवाल उठाया कि इन्हें कमेटियाँ अपोजिशन के कोटे से एलोकेट हुई हैं और ये वोट जाके गवर्नमेंट को देते हैं। तो यही तो बोन ऑफ कंटेंशन बना था आपके और पीडीएम के दरमियान। दुरुस्त बात है जी, इसको ठीक करने की जरूरत है, मैं इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हमारी जमात को भी देखने की जरूरत है कि ऐसे लोग जो हमारे फोल्ड में रहने का दावा भी करते हैं और फिर वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तो नेचुरली उनके लिए तो जमात को फैसला करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ। दूसरा, लॉन्ग मार्च के लिए बंदे इतने बड़े नंबर्स में ले आएंगे आप इस्लामाबाद में चढ़ाई करने के लिए? लॉन्ग मार्च में इंशाल्लाह आप देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब भी कभी कोई जलसा जुलूस किया है तो हमें पता है हुकूमतों का मुकाबला करना और आमरीतों का मुकाबला करना किस तरह करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में भी जब जब हमने जलसे किए, इस गवर्नमेंट के होते हुए भी किए और पंजाब में किए, तो वो भी भरपूर तादाद वाले जलसे थे। ये नहीं था कि वहाँ लोग नहीं थे। वोट कम हो गए, चले एक दफा ऐसा हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी अब अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगी। इसमें न सिर्फ यहाँ से बल्कि बाकी सूबों से भी बंदे आएंगे। और हम कोई ये जो धरने का तस्वर है ना जी कि हमने को 50 दिन बैठना है और 100 दिन बैठना है, जो भी हम फैसला करेंगे आप यकीनन उसको अप्रिशिएट करेंगे और फैसला वो होगा कि जिसके नतीजे में कि नहीं, सियासत में आप जो जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं, रैलीज करते हैं, ये क्यों करते हैं? इससे कोई मकसद सड़कें बुला करके हुकूमत को इस्तीफे पे मजबूर करना, वो एक और रास्ते हैं। लेकिन एक बुनियादी रास्ता जो सियासी अमल के अंदर, जो जमहूरी अमल के अंदर बहुत मैटर करता है, वो है अवामी राय, अवामी राय आमा। अवामी राय आमा को हमवार करना और हुकूमत के खिलाफ उसको मुफ्तज करना, ये बुनियादी तौर पे आपका काम है। अगर हम उसमें कामयाब होंगे तो यकीनन हमारे पास पीडीएम वाले भी आ रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सबका हक है, वो भी करें, हम भी करें। तो अगर हम इसमें कामयाब होंगे तो बिल्कुल आपके सामने होगा। हुकूमत के ऊपर दबाव यकीनन जो पार्लियामान के अंदर से भी उठेगा, लेकिन उस पार्लियामानी दबाव को जब तक बाहर से पब्लिक की सपोर्ट ना हो,
तो वो बात उस तरह बनती नहीं है। कारय साहब, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि ये 2022 जो है ये इलेक्शन का साल हो सकता है? इसके अलावा हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता जी। पहली बात तो ये है कि आप जरा ये समझिए कि अगर हम ये जुलूस जलसे सारे कर रहे हैं तो इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि इसको इस हुकूमत को हमने चलता करना है और 2022 में इलेक्शन कराना है। दूसरा सवाल ये है आपसे भी, अब मेरा सवाल नहीं है बल्कि एक और बात यह है आपसे भी और सना साहबा से भी, कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर पीपल्स पार्टी या अपोजिशन में हैसल अपोजिशन ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत जितने दिन चलेगी उतने हमारे मसाइल कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे, मुश्किल बढ़ती चली जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए कि जी बस अब लोग नहीं निकलेंगे, हमें पता नहीं है, फलां है, तो क्या ये तरीका एक मुनासिब होगा? क्या हमें ये खदशा हो कि जैसा हम तहरीक मूव करते हैं और उस तहरीक के नतीजे में कामयाबी मुश्किल से हो जाएगी, अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि कुछ खुफिया हाथ हमारे साथ नहीं होंगे, तो क्या ये एक मुनासिब रवैया होगा? क्या ये मुनासिब रवैया है कि हम अपने सही अपनी कोशिश करें और बाकी जमातें भी इसमें कोशिश करेंगी और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें? ये हमारी दानिश में दुरुस्त बिल्कुल। और कारय साहब, इसमें मैं सिर्फ इतना जुमला ऐड करूंगा कि बिल्कुल आप कोशिश करें, लेकिन जब अपोजिशन की जमातों में आपस में इतनी ज्यादा बदएतमादी होगी, एक दूसरे की अपोजिशन कर रही होंगी, तो फिर गवर्नमेंट की अपोजिशन आप इतनी इफेक्टिव वे में नहीं कर सकते जितना आप चाहते हैं, उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर मिलजुल के हो तो ज्यादा उसमें इम्पैक्ट आता है। मैं इसका जवाब दे सकती हूं? मैं कायरा साहब को जवाब दे सकती हूं? जी सना साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अपोजिशन की जमात मुत्तहिद होकर मूव करती तो आज से बहुत पहले ये काम हो चुका होता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं इसको नेगेट नहीं करता, लेकिन वो क्यों नहीं हो सका उसमें भी मेरी जमात का जितना कसूर है वो भी आप जानते हैं। चले, सना साहबा भी इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही है जरा। जी सना साहबा। जी बिस्मिल्लाह। जी कायरा साहब, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मसला सिर्फ ये है कि आपने अदम एतमाद का जो रास्ता इख्तियार करना था, जो पीडीएम में ज़ाहिर है ज़ेर बहस भी था और ज़ेर गौर भी था, उसके बाद आप लोगों ने ज़ाहिर है कि कुछ इंसल्ट फील की, वो शो कॉज नोटिस के बाद, उसके बाद वो इस्तीफों के साथ नथी कर दिया गया। ये तमाम तर चीज़ों के बाद से बालातर आपने देख लिया है कि यू डोंट हैव द नंबर्स और आपको ये शोर नहीं है कि टेलीफोन कॉल्स आएंगी, लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें साथ हो। तो ये अवामी आप जो पुरजोर अवाम के साथ एक जोर लगाना चाहते हैं, ये एक्चुअली में आप किसी और को नहीं कह रहे कि आप लोग कुछ कर लें, क्योंकि इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग तो कहीं और हो रही है। कायरा साहब देखिए, हम किसी को ना मैसेज माजी में करते रहे ना आप करना चाहते हैं, हम उन्हीं फोर्सेस को तो हमेशा कहते हैं कि उनका अमल दखल नहीं होना चाहिए। और सना साहब आप जानती हैं पीपल्स पार्टी हमेशा इसी अमर का शिकार रही है, लिहाजा हम किसी ऐसी दावत की तरफ से जाते नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी गुजारिश की सर, 93 में क्या हुआ था सर? 93 में 8th अमेंडमेंट के ऊपर क्या हुआ था? मैं समझ नहीं पाया कि आपका रेफरेंस क्या है। चले, मुझे थोड़ा सा 93 में 8th अमेंडमेंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को सिर जी वो भी जमहूरी रवैया था सर। नहीं, हमने क्या किया था उसमें? मुझे मैं आपके सवाल थोड़ा सा खोल देना ताकि मैं समझ नहीं पाया सवाल। सर 93 में क्या हुआ था? 8th अमेंडमेंट पर इशू बना था, नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, फिर उनसे इस्तीफा लिया गया था, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सपोर्ट किया था इसको और बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने अपनी हुकूमत बनाई थी, उसके बाद उनकी हुकूमत भी नहीं चल सकी थी। तो ये तमाम तर चीजें हुई थी और इसके बरक्स आपने देखा कि नून लीग नहीं जीत पाई थी। अब इसको मैं और किस तरह क्लैरिफाई करूं सर? पहली गुजारिश ये है कि सना साहिबा, पीपल्स पार्टी से हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने या इन कुव्वतों ने और अदालतों ने भी इक़्तिदार हमसे छीना या दूर किया है, हमें कमजोर करने की कोशिश की है। हमने कभी उनसे ताकत ड्राइव नहीं की। रही बात कि हमारी नेगोशिएशन बिल्कुल पाकिस्तान में एक रियलिटी है, लेकिन वो नेगोशिएशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले तक तो हो सकती हैं, लेकिन किसी साजिश में उनके रोल को तस्लीम करते हुए नहीं है। ये तो ये भी था ना कि 88 में मोहतरमा को जब इक़्तिदार मिला तो वो भी एक डायलॉग उसमें भी हुआ था। ये बात चीजें वो हैं जो हमारी तारीख का बड़ा तल्ख सच है, लेकिन उसके मकसद कतन ये नहीं है कि बीबी शहीद फोर्स के सारे इलेक्शन लड़। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बल्कि पहले कायरा साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जो कि ब्रेक से बाद वापस आएंगे तो हमें निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे। कुछ नून लीग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। राना सनाउल्लाह साहब धमकियां दे रहे हैं अदालतों को कि अगर आपने नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत अगर आपने सजाएं दी हमारे कायदीन को तो फिर आपका घेराव करेंगे। ऐसा क्यों है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़ी थ्रेट आ गई है जुडिशरी को कि अगर आपने जो तरमीम शुदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके तहत अगर आपने सजाएं दी हमारी क़यादत को तो फिर हम अदालतों का घेराव करेंगे। अब पहले आपको ज़रा सुना देते हैं जो थ्रेट दी है राना सनाउल्लाह साहब ने जजेस को, अदलिया को, वो ज़रा सुनने पड़े। आपने सुना होगा कि क्रिमिनल लॉ में बड़ी जबरदस्त अमेंडमेंट चला रहे हैं। उसमें सिर्फ एक बात है कि जी केस का फैसला जो है वो 9 महीने में होना चाहिए। चाहते अब ये है कि 9 महीनों में केसेस का फैसला हो जाए। सबसे पहली इस तोते की जान जो है वो इसमें है कि मियां शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो जाए। अब तुम्हें कोई मरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करेगा। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने अदालतों के घेराव की बात की है, ये तो बिल्कुल ही इसे किसी सूरत में भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी एक्सट्रीम उनकी तरफ से ये एक एक्शन है। लेकिन जो ये तरामीम की गई हैं, देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, और इसका हमने इन तरामीम के आने से पहले हमने अपने प्रोग्राम में इस तरफ इशारा दिया था कि इसमें कुछ तरामीम ऐसी हैं जो कि नून लीग को हिट करेंगी। ज़रा सुन लें। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर नाज़रीन जो तरामीम लाई जा रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तो 9 माह में एहतसाब अदालतों को फैसला सुनाना होगा। तो यानी कि इलेक्शन में अब आपको पता है कि तकरीबन पौने 2 साल रह गए, तो 9 महीने में फैसला सुनाने की बात क्यों हो रही है। ऑडियो और वीडियो बतौर सबूत माने जाएंगे। ऑडियो या वीडियो अगर ठीक साबित हुई, ऑथेंटिक हैं, तो बनाने वाले को नहीं पूछा जाएगा वो प्रोफेशनल है या नहीं है। फिर गवाही ना देने वालों की जायदादें जो हैं वो जब्त हो सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 16 बिलियन का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें 100 से ज़ायद गवाह हैं, तो कल को गवाह आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इसमें जो वीडियोज़ वाली जो बात है नाज़रीन, इसमें जो मेरी मालूमात हैं वो ऑडियो वीडियोज़ कोई मरीम नवाज़ साहबा से मुतल्लिक़ कुछ मज़ीद ऑडियोज़ जो हैं वो आने वाली हैं आने वाले चंद हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो भी कहीं ना कहीं जाके किसी गवर्नमेंट चाहती है कि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बने, किसी प्रोसीडिंग का हिस्सा बने। जनाब सेनेटर ओनबाज साहब, इसमें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि शुबा उठ रहा है। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने तो अभी बात की है जो कि उनका जो एक्शन है जो वो थ्रेट कर रहे हैं जुडिशरी को, वो तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक बड़ा गलत उनकी तरफ से ये उन्होंने थ्रेट किया जुडिशरी को। लेकिन जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नून लीग को जहन में रखते हुए ये तरामीम लाई गई हैं, यानी कि उनको हिट करेंगी। अगर समझ साहब इजाजत दें तो मैं ब्रेक से पहले एक मेरा पॉइंट थोड़ा रह गया। जी जरूर। आपने सेनेटर दिलावर के हिसाब से ना जो बात की मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। सेनेटर दिलावर ग्रुप ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये आजाद ग्रुप है। इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, जो ऐसा ही है, ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है, लेकिन बैठते अपोजिशन बेंचेस पर हैं वो। मेरी थोड़ी बात सुनने सर, ये उनकी चॉइस है, वो ट्रेनी बेंच पे बैठना चाहिए ऑपोजिशन पे। और बहुत सारे बिल ऐसे आए हैं जिसपे सेनेटर दिलावर ग्रुप ने ऑपोजिशन को वोट भी दिया है और हम वहां पे हार भी कर गए थे। सो ऐसा इशू नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो बार बार कह रहे हैं शायद कि स्टैंडिंग कमेटियां हमने उनको ऑपोजिशन के कोटे में से दी हैं। ये दिलावर ग्रुप के टोटल 6 सेनेटर्स हैं और हर 2 सेनेटर पर 1 स्टैंडिंग कमेटी मिलती होती है। सो बाय एनी रूल उनको 3 कमेटियां मिली जो उनका राइट बनता है, जो कि BNP मैंगल ग्रुप को भी मिली है और पश्चिम मिली है, अवामी पार्टी को मिली है। सो पीपल्स पार्टी के कोटे से मिली है या गवर्नमेंट के कोटे से? दो अपोजिशन, हर 2 सेनेटर के ऊपर 1 स्टैंडिंग कमेटी है जी। तो दिलावर ग्रुप के 6 सेनेटर्स हैं, 3 स्टैंडिंग कमेटियां बाय लॉ उनको मिल चुकी हैं। सो ये कम से कम इस माइंडसेट से बाहर निकले। और मर्जी की बात यह है कि उन्होंने उस वक्त चूज किया था कि हमने सेनेटर आजम तारड़ को वोट नहीं देना, हमने सेनेटर गिलानी को वोट देना है। और उस वक्त सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के हैं उन्होंने भी साथ वोट दिया था। सो ये उनकी अपनी कॉन्शियस की बात है, उसको बार बार एक नया नैरेटिव पीपल्स पार्टी बिल्ड कर रही है, तो ये उनके खाते में से नहीं है। नंबर 1, जो आपने राना सनाउल्लाह का कहा, याद रखिएगा समर साहब, ये वो लोग हैं, मैं बार बार इसलिए कहता हूं पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन की जमातें हैं ना, उसमें पीपल्स पार्टी को और नून लीग को अलहदा एंगल से देखना चाहिए। नून लीग वो माइंडसेट रखती है, वो एक मॉब मेंटालिटी का माइंडसेट, या आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। और ये राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू है ये बेसिक की लीडरशिप की माइंडसेट को शो करती है। आप पीछे 1.5 साल में देखें, राना सनाउल्लाह ने 3 लेकिन ओनबाज साहब, वो आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जस्टिफाइड नहीं है जो वो बात करें राना सनाउल्लाह साहब। थ्रेटन करना, जजेस को, अदालतों को घेराव करने की बातें करना बिल्कुल गलत है, लेकिन वो जिस तरफ जो जिस वो शुबे का, जिस फियर का इजहार कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है।
अच्छा, अगर एक शुबा ऐसा है, मैं मिसाल के तौर पे, हमने भी कहा और नून लीग भी कहती रह गई है कि शहबाज शरीफ का जो टोटल केस है वो बहुत लंबा हो चुका है। हमारी ये डिमांड थी कि इसको आप डे टू डे हियरिंग करें और लाइव इसकी रिकॉर्डिंग दिखाएं ताकि अवाम भी देख सके इनका वो जो चेहरा कि ये किस तरह इनके अकाउंट में, वो मकसूद चपरासी के अकाउंट में 3.7 तो ये था। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या गवर्नमेंट एट लार्ज ये रॉन्गफुली डिफाइंड मांग रही है, एक डिमांड कर रही है कि आप डे टू डे हियरिंग करें ताकि पूरे पाकिस्तान को इस हैजान की कैफियत से निकालें। अगर इस कानून का इत्ला किसी तौर पे अगर शहबाज शरीफ पे हो जाता है, राइटफुली और रॉन्गफुली, डू यू कांट यू रियली जस्टिफाइड? मेरे ख्याल में, अरे एक और बताऊं, पाकिस्तान का क्रिमिनल सिस्टम 1860 के कानून पे चल रहा है। पहली दफा हिस्ट्री में है कि आपने फौजदारी निजाम को तब्दील करने के लिए कुछ कानून, कुछ तरमीम लेके आए, रादर उसको अप्रिशिएट जाए। दूसरी बात यह है सर कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये जो 3 आपके मेन केस हुए इस्लामाबाद में, नूर मुकद्दम का केस हुआ है, या उसमें ये से पहले जो वो एक रेप केस हुआ था उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आई थी, wasn't that good enough an evidence to carry out की जी उसमें गलत हुआ था? तो ऐसे कवानीन जब उनको लोगों को पकड़ सकते हैं तो जो चोर और करप्ट है उसमें वीडियोस को चैलेंज कर दें। तीसरी चीज सर ये बताइए कि मरियम बीबी जो 2 वीडियोस लेके आई थी, पहली ऑडियो साकिब निसार की, वो साबित हो गया कि उन्होंने उसको मिक्स एंड मैच किया था। दूसरी पे जो वो दूसरी ऑडियो लेके आए राना शरीफ की, वो भी पता लग गई है कि उसमें राना शरीफ के चार्ल्स कैथरी के साथ जो बैठा था वो एविडेंस के तौर पे पेश हो सकता है कि जी नवाज शरीफ के दफ्तर में राना शरीफ बैठ के एक एफिडेविट लिख रहा है। अगर आप कहेंगे तो निकाल देते, लेकिन मेरी दानिश में ये उसको कानून का हिस्सा होना चाहिए। इसको पर्सनलाइज मत करें, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है सर। बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उनका जो फियर है वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये 9 महीने के अंदर केसेस का डिसाइड करना, ये हमें हिट करना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ ये फैसला देने के लिए कोशिश सारी हो रही है, एफर्ट हो रही है। ऑडियो वीडियो वाली बात भी वो जो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ दीगर जो गवाहों वाला मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये जो दिलावर खान ग्रुप वाला मामला है, आज इस पर ज़रा मज़ीद क्लैरिटी आ ही जाए, और हम प्रोड्यूसर साहब ज़रा कॉल मिला लें सेनेटर कोदा बाबर साहब को, उनसे हम जान लें कि ये क्या मामला है। और मीनवाइल सना बुचा साहिबा, ये जो तरामीम का मामला है, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इतनी सख्त थ्रेट देना जुडिशरी को कि अगर कोई आपने कोई अरशद मलिक मजीद कोई ढूंढा इन तरामीम के तहत शहबाज शरीफ को सजा दी तो फिर गिराव होगा, ये कहाँ जा रहा है मामला? देखिए, ये बहुत वाइड स्प्रेड क्वेश्चन है आपका, और ये बहुत मुश्किल है कि मैं समंदर को कूजे में बंद करके एक सादा सा आपको जवाब दे दूं। सो लेट मी जस्ट बी वेरी क्विक, आई विल जस्ट क्विकली पॉइंट आउट कि देखिए, आपके पास अगर आप जुडिशरी को सपोर्ट करते हैं, आपने जुडिशरी की बहाली के लिए इतना काम किया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, मगर PCO जज जैसे हमारी जान छुड़ाई, तमाम तर चीज़ें, जजेस बहाली, वकला बहाली, तमाम तरीके इन्होंने चलाई हैं। लेकिन मसला ये है कि देखिए, कल जो तफसीली फैसला आया है जस्टिस काजी फायज ईसा के केस का, उसमें बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो इख्तिलाफी नोट है जाया अफरीदी साहब का, जस्टिस जाया अफरीदी साहब का, उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि 2 लोग हैं, शहजाद अकबर साहब और फरोग नसीम साहब, जिन्होंने FBR को ये टास्क दी कि वो इनके असासों के बारे में मालूमात फराहम करें, और सरीना ईसा साहिबा के असासों तक रसाई भी गैर कानूनी थी। तो गैर कानूनी काम की वजह से उनको लगता है कि फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब को अब अपनी पोजीशन पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर ये होगा कि हुकूमत और इमरान खान साहब के ऊपर ये तासुर जाएगा कि वो गैर कानूनी चीजों को सपोर्ट करते हैं। दैट सेड, आप ये देखिए कि ये जब डिसीजन आया है तो ये आर्टिकल आई डोंट नो 216 है 213 है, बट उसकी C क्लॉज को इन्होंने ऑलरेडी अमेंड कर दिया है, ताकि शहजाद अकबर साहब तो खैर रहे नहीं, लेकिन अब इस चीज को ये अवॉइड कर देंगे। तो इट्स अ स्मार्ट मूव। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम यह है कि वो अगर कोई तरामीम ला रही है, अगर वो सब कुछ ला रही है, वो जलसे में नहीं अनवेल करते, वो पार्लियामेंट में अनवेल करते हैं। ये तरीका कार होता है, उसके बाद लोगों की उस पर बात सुनते हैं। दूसरा ये कि 700 तरामीम के लिए जो आपने जिस आदमी को ये टास्क दी थी, फरोग साहब, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम पर्सनली, लेकिन पॉइंट ये है कि ही इज अ वेरी गुड सिविल लॉयर, ही इज अ वेरी गुड कॉर्पोरेट लॉयर, बट ही इज नॉट अ क्रिमिनल लॉयर। तो आपने जो 700 तरामीम लाए हैं, आपने किससे बात की है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक बहुत बहुत वैलिड इसके लिए एक वो थे कि आप उनको बुलाते, आप उनसे राय लेते, आप किसी और से राय लेते, आपने बाला ही कर लिया। तो राना सनाउल्लाह साहब की ये साजिशी आंसर को स्मेल करना, इट्स नॉट अनजस्टिफाइड। लेट मी जस्ट फिनिश, सॉरी आई नो कि आप जल्दी में हैं, लेकिन मैं आखिरी चीज कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी तो ये आखिरी चीज ये सिर्फ है कि फरोग नसीम साहब ने जो ये तरामीम लेकर आए हैं, ये 1 साल में लेकर आए हैं, और हम कहते हैं 1860 से ये हमारा कानून लागू है, लेकिन इसको करने के लिए, तरामीम लाने के लिए और इनके ऊपर बहस करने के लिए पार्लियामेंट में होना चाहिए, और ये नहीं हुआ है। लास्टली, मैं समझती हूं कि अगर आप जुडिशरी को आजाद अदलिया मानते हैं तो फिर आपको इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए, बट दैट सेड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैलिफाइड इंटेंट नहीं धुल सकती। ठीक है।
हमें सेनेटर कोदा बाबर साहब ने ज्वाइन किया। सर मैं ज़रा सेनेटर कोदा बाबर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, दिलावर खान ग्रुप से इनका ताल्लुक भी है। सेनेटर साहब ज़रा बताइएगा ये क्या मामला है, जो दिलावर खान ग्रुप है ये किस तरफ खड़ा है? ये ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा है या अपोजिशन का हिस्सा है? कभी आप हुकूमती जो बिल हैं उन्हें आप वोट करते हैं, कभी आप अपोजिशन के बिल्स को वोट करते हैं। ये जो स्टेट बैंक वाला मामला था तरमीमी बिल का, इस पर कोई आपसे रब्ता गवर्नमेंट ने किया या अपोजिशन ने किया? आपने कैसे फैसला किया कि आपने अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हुए आपने गवर्नमेंट के बिल को वोट करना है? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब, आप हमारे दिलावर खान गुरु साहब का हमारा ले रहे हैं। देखें बात यह है, सिंपल सी बात है, हम 6 आज़ाद सेनेटर्स हैं। हम 6 के 6 आज़ाद सेनेटर्स ने ये फैसला किया कि हम लोगों ने हुकूमत में नहीं जाना, हम आज़ाद बेंचेस में बैठना है। अब आज़ाद बेंचेस में बैठना है तो अपोजिशन की तरफ जाना है। अब अपोजिशन की तरफ गए हम लोग 6 के 6 सेनेटर्स। हम अपोजिशन में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बने, हमने अपना ग्रुप बनाया। जब हम लोगों के पास ये चॉइस आई, जब उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन की बारी आई कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आपने किसने चुनना है, किसको चुनना है, तो हमने उस वक्त हमारे तारड़ साहब से कोई वाकफियत नहीं थी। हम जानते थे गिलानी साहब को वजीर आजम भी रहे थे। हमने यही फैसला किया आपस में मिलके कि हम उनको वोट देंगे। इससे ये नहीं हुआ कि हम लोग खुदा ना खासा पीपल्स पार्टी के रुकन बन गए या पीपल्स पार्टी में चले गए। ऐसा ही है, हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं था। हम पहले दिनों से हमने वाजे कर दिया था अपोजिशन पर भी और ये हुकूमत पर भी वाजे कर दिया था कि जो बिल्स होंगे हमारे साथ उस बिल पर डिस्कशंस होंगी। हम उस बिल पे, जिस बिल पे हमें लगेगा कि वो बिल मुल्क और कौम के मुफाद में है, उसमें हम जरूर सपोर्ट करेंगे हुकूमत को। उसी तरह अपोजिशन अगर कोई बिल लेकर आती है तो उसको हम सपोर्ट, क्योंकि हमारा काम लेजिस्लेशन करना है। अपोजिशन ने कोई आपसे रब्ता किया था? अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कोई रब्ता किया था आपके ग्रुप के साथ कि ये लेजिस्लेशन आएगी, इस पे आपने वोट नहीं करना, गवर्नमेंट के खिलाफ आपने वोट देना है इस पे? जी बिल्कुल, उन्होंने रब्ता किया था, लेकिन वो हमें उस पर कन्विंस नहीं कर सके। हम यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें बिल के सीधी सी बात है, बिल के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं सेक्शन 4B में, उसी तरह से उसका जो फंक्शंस हैं वो 4C में लिखे हुए हैं। ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद और हुकूमती जो हमारे पास लीडर ऑफ द हाउस हैं उन्होंने जब हमसे रब्ता किया और हमें चीजें समझाई तो हमें ये लगा कि ये खामखा का अपोजिशन एक कहते हैं उसे अपनी मैं ना मानू वाली बात कर रहा है और ये अभी इस वक्त इस बिल को पास होना जरूरी है, इसलिए हमने सपोर्ट किया। और हम लोग अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं, आजाद हैसियत से बैठे हुए हैं, हम किसी लेकिन कोदा बाबर साहब, जो आपको आपके ग्रुप को जो स्टैंडिंग कमेटीज एलोकेट हुई हैं वो तो अपोजिशन के कोटे से आपको एलोकेट हुई हैं। ये भी एक बहुत अजीब सा ये बात कर रहे हैं आप, क्योंकि किसी का भी ना अपोजिशन का ना ट्रेजरी बेंच में, सेनेट में किसी के पास भी ये एलोकेशन नहीं होती, वो स्ट्रेंथ पे होती है। जिसके जितने आप 2 सेनेटर्स खड़ा कर दें साथ में कोई भी हो, वो जाकर एक क्लेम कर सकते हैं। हमें तो अपने कोटे की मिली है, हमें कोई अपोजिशन या ट्रेजरी बेंच के कोटे की नहीं मिली है, क्योंकि कोटा होता ही नहीं है। आप 2 सेनेटर्स बना दें साथ में आपको एक वो मिल जाता है, कमेटी मिल जाती है। तो ये बात तो ये रजा रब्बानी साहब जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो कि चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, वो ही अपनी पार्टी की क़यादत से सवाल उठा रहे हैं कि जो इन्हें मिली है कमेटीज मिली है अपोजिशन के कोटे से, वो खत्म की जाए, इनको निकाला जाए, ये अपोजिशन के लोगों को दी जाए। यही बात मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, ये बात आपसे सुन रहा हूँ मैंने नहीं पता कि रजा साहब जैसे इतने सीनियर पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन, चेयरमैन सेनेट रहे, उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई है। पीडीएम भी सवाल कर रही है बाय द वे। कोई कोटा होता है, कौन सा कोटा होता है, कहाँ पे कोटा होता है? ये कोटा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग से बांटते हैं। फिर तो ये बात भी मैं करने लगूं कि ये फिर इलेक्शन भी होने चाहिए, वहां पर वो इलेक्शन भी नहीं करवाते। आपको पहले से ही डिसाइडेड होता है इसको ये मिलने वाला है, उसको वो मिलने वाला है। ये कोटे पे कोई नहीं होता। 2 लोग अगर खड़े हो जाएं, एक साथ हो जाएं, कल सुबह कोई 2 खड़े हो जाएं और वो बता दें कि हम 2 सेनेटर्स हैं, चेयरमैन सेनेट के पास चले जाएं, उनको भी एक मिल जाएगा। तो हमें ये तासुर देना कि हमें अपोजिशन से कोई मराहत मिल रहे हैं, या ये तासुर देना कि हम अपोजिशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और ये तासुर देना कि हम लोग वो फैसले कर रहे हैं जो हुकूमत के हक में, ये तासुर बिल्कुल गलत तासुर है। हम आज़ाद हैं, हमारा अपना ग्रुप है, हम अपने जो हमें लग रहा है, जो सही लग रहा है, हम उस तरफ जा रहे हैं, और जो हमारा असल में काम भी यही है। और रहेंगे आप अपोजिशन बेंचेस में ही बैठेंगे आगे भी? जी बिल्कुल, हम अपोजिशन में ही बैठे हुए हैं, अपोजिशन में ही बैठे रहेंगे। उसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। और मैंने आपको पहले भी ऐसा ही है, बिल्कुल आपका एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है आपका, बिल्कुल किसी पार्टी का ऐसा नहीं है। मैंने आपको यही बताया तब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की सिलेक्शन हो रही थी, उसके लिए हमने जरूर गिलानी साहब को वोट दिया, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि तारड़ साहब को हम जानते ही नहीं थे।
तो शायद उस वक्त हमारे तारक साहब के साथ ताल्लुकात होते, उनको जानते, शायद हम तारक साहब को वोट दे देते। तो इसमें देखें, ये अपने पार्टी प्लेन गेम में हमारे ग्रुप को ना खींचें। इसमें ये चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, इन दोनों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को सेनेटर दिलावर ग्रुप की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम आ गया कि हमें मत घसीटे, बीच में हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय है, जहां बेहतर लगेगा, चाहे वो हुकूमती बिल होगा या अपोजिशन का होगा, जहां हमें बेहतर लगेगा उस तरफ वोट करेंगे। किसी के डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है, अपने ग्रुप के डिसिप्लिन के पाबंद ज़रूर है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से तो यकीन दहानी करवाई गई है कि अगले 2 माह में महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अवाम को इस पर यकीन क्यों नहीं है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, एक सर्वे आपके सामने रखते हैं कि पल्स की तरफ से ये सर्वे करवाया गया है और सर्वेज़ को खान साहब बड़ी वेटेज दे रहे हैं, आजकल कोर्ट भी कर रहे हैं कि ये सर्वे में उस्मान बुज़दार साहब की पॉपुलैरिटी देखें सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। पहले आपको ज़रा खान साहब का सर्वेज़ के वाले से कितना ज़्यादा बिलीव है, ज़रा ये देख लें उनका शॉट। मैं आज फिर आपको सबके सामने मुबारक देता हूं कि इतनी कैंपेन चलाई गई उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गया। खान साहब ये सर्वे को कोट कर रहे थे जिसमें उस्मान बुज़दार साहब को नंबर 1 दिखाया गया था। एक और सर्वे आया जी पल्स कंसल्टेंट का, जिसमें यह सवाल पूछा गया कि क्या मौजूदा साल गुज़िश्ता साल से बेहतर होगा, महंगाई में कमी होगी। पहला जो सवाल था उस पर 54% पाकिस्तानियों ने कहा जी कोई कमी नहीं होगी, 15% को लगा कि हाँ जी कमी होगी। मुल्क मुआशी बहरान से निकल गया, 56% पाकिस्तानियों ने जवाब दिया कि नहीं निकला, 13% को लगा कि हाँ निकल गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया। वज़ीर-ए-आज़म से गैर मुतमईन अफराद की शरह जो है उसमें कमी है जी। जो मुतमईन अफराद हैं जी वो 18% हैं और 41% अफराद जो हैं वो गैर मुतमईन हैं। और फिर अगला जो इसमें सवाल उठाया गया जी वो है जी क्या अगले 1-2 माह में महंगाई में कमी का इम्कान है, जो गवर्नमेंट कह भी रही है। तो 54% पाकिस्तानी कह रहे हैं जी कोई इम्कान नहीं है कमी का, 15% को लगता है कि कमी हो जाएगी। फिर मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकल चुका, वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया था तो हर 10 में से 6 पाकिस्तानी को इस बयान पर यकीन नहीं है। 56% पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें कोई यकीन नहीं है कि निकल चुका है मुआशी मुश्किलात से, 29% को किसी हद तक यकीन है और 13% को बहुत ज़्यादा यकीन है कि ऐसा हो गया। और प्राइम मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है उसमें अक्टूबर 2021 में 51% लोग उससे मुतमईन थे, 20% लोग उससे मुतमईन थे। अब 18% लोग जो हैं जनवरी 2022 में उससे मुतमईन हैं। जनाब ओनबाज साहब, ये दावे करना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कि सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है जिनके लिए सारा कुछ आप कर रहे हैं। क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है ना, ये आखिरी साल में नॉर्मली इसका अपना एक बर्डन, अपना वेट होता है। और कोई भी सर्वे जब किया जाता है, यकीन कीजिए अगर आप सबसे जो मुतमईन लोग हैं ना पाकिस्तान में, जो अमीर तरीन होंगे, जो फ्लुएंट होंगे, जिन्होंने बहुत पैसा बना, आप उनसे भी पूछें 10 जगह पे वो तो भी कहेंगे यार हम भी नाराज हैं गवर्नमेंट से। ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। इससे पहले जो हमारे खिलाफ सर्वे आए थे हमने उसको एंडोर्स किया था, जिसमें नून लीग को 1% हमारे ऊपर बर्तरी हासिल थी, पीटीआई 28% भी थी और नून लीग 29% पे थी। हमने उसे भी कहा था कि ओमनी लोगों का एक अपना एक माइंडसेट होता है और में लोग नॉर्मली हर बात पे मतलब वो हम हुकूमत से राजी नहीं हो सकते, तो उनका एक नाराजगी का एलिमेंट होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। सो ये सवाल जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं, आप आवाम से हुकूमत से मुतमईन है या नहीं है। अगर शायद मैं लेमैन हूं तो मैं भी कहता था जी मैं मुतमईन नहीं हूं कि मेरा काम नहीं हुआ जी, मेरा सुई गैस के कनेक्शन बंद, गवर्नमेंट ने सुई गैस के नए कनेक्शन बंद किए, 100 इश्यूज हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों में एक थोड़ा सा महंगाई के हवाले से एक वो इशू है बड़ा, चले उसको एड्रेस करते रहेंगे। और चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सना बुचा साहिबा, आप एग्री करती हैं ओनबाज साहब ने जो इस पे लॉजिक पेश किया कि इनकम्बेंसी का मामला भी होता है और सर्वे में तो लोग जवाब यही देते हैं मुतमईन नहीं, चाहे जैसे भी हालात हों। लेकिन सर्वेज कोई एक्चुअल पल्स नहीं आवाम की फील कर सकते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ज़रूर वेकअप कॉल होनी चाहिए किसी भी सर्वे में। अगर आपकी शरह इस गैर मुतमईन लोगों की ज़्यादा हो उन लोगों में से जो मुतमईन है, तो मेरा ख्याल है यू शुड टेक सम टाइम टू पॉन्डर ओवर इट कि हम कहाँ गलत है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला सिर्फ यही है कि ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेंगे सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए कि महंगाई नहीं है। तो ये कह देंगे कि साउथ एशिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, तो फिर आप महंगाई को काउंटर कैसे करेंगे? आप 2 महीने बाद क्या चेंज लाएंगे? क्योंकि आपके नजदीक तो महंगाई है ही नहीं, आपके नजदीक तो हमारे जो आलमी मंडी में बैरल की कीमत बढ़ गई तो फना हो गया, तो साउथ एशिया में ये हो गया। कोविड को हम कब से प्रीच रहे हैं कि कोविड की वजह से ये हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, हमारी वो ज़राती जो वेरी क्विकली आई जस्ट वांट ठीक। थैंक यू। मैं माजरत खां, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।